बाजार का जाना माना नाम है रिदम देसाई। पिछले 20 साल से बाजार की नब्ज पर पकड़ रखने वाले रिदम देसाई को आज किसी पहचान की जरूरत नहीं है। शेयर बाजार, कमोडिटी, बॉन्ड, करेंसी सभी सेगमेंट में रिदम देसाई की पैनी नजर रहती है। 44 साल के रिदम का नाम आज शेयर बाजार के टॉप स्ट्रेटेजिस्ट में शुमार है। सिर्फ यही नहीं, पिछले कई साल से रिदम देश के सबसे अच्छे रिसर्च एनालिस्ट भी माने जाते हैं। रिदम ने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद मुंबई यूनिवर्सिटी से फाइनेंशियल मार्केट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। 1992 में रिदम ने इक्विटी रिसर्च की शुरुआत करी। इसके बाद 1997 में मॉर्गन स्टैनली से जुड़े। रिदम यूबीएस के साथ भी रह चुके हैं। निवेशकों की मदद के लिए सीएनबीसी आवाज ला रहा है एक खास शो, मार्केट लीडर्स। मार्केट लीडर्स के जरिए सीएनबीसी आवाज बाजार के बड़े एक्सपर्ट्स की रणनीति आप तक पहुंचाएगा, जिससे आप वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कमा सकें। सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है हमारे नए कार्यक्रम मार्केट लीडर्स में। यहाँ पर हमारा इरादा ये है कि बाजार के जानकारों से आपकी मुलाकात कराएं और उनके तजुर्बे से मिले आपको फायदा। तो आज बाजार के मार्केट लीडर जो हमारे साथ मौजूद हैं, रिदम देसाई। रिदम, वेलकम टू द शो। रिदम एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मॉर्गन स्टैनली इंडिया के, और भारतीय शेयर बाजार में प्रोफेशनली 20 साल का तजुर्बा रखते हैं। तो आइए उनसे ही जानते हैं कि फिलहाल वो इस बाजार को कैसा देखते हैं। रिदम, बताइए। गौरिका, थैंक यू। मेरा मानना ये है कि अगर आप घड़ी को घुमाएं तो 2002 सन में जो माहौल था, बस वैसा ही कुछ माहौल भी है इंडिया में। इकोनॉमी का ज़्यादा जोर नहीं है, ग्लोबल सिचुएशन भी थोड़ी डमाडोल है, प्रॉफिट्स नहीं है, कॉर्पोरेट सेक्टर में थोड़ी तकलीफ है उनको, लेकिन शेयरों के दाम सस्ते हैं, वैल्यूएशंस जो हम कहते हैं वो सस्ते हैं। और ज़्यादातर मेरा देखना ये है, आप अगर हिस्ट्री देखें 100 साल की, मैं 25 साल से देख रहा हूँ, तो पैसा जो निवेशक का बनता है वो तब बनता है जब दाम सस्ते हैं, जब वैल्यूएशंस चीप है, नहीं जब मैक्रो या इकोनॉमी बूमिंग है, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, तब पैसा नहीं बनता है। तब एक्चुअली बेचने का टाइम आ जाता है। लेने का समय ये होता है जब आपको शेयर सस्ते मिलते हो, फिर आपको लेके रखना पड़ता है पेशेंटली उसको, जैसे कि आपको एक मैच्योरिटी लानी पड़ती है, और फिर जाके आपको वो एक चांस मिलता है जब इकोनॉमी रिकवर होती है, जब प्रॉफिट्स रिकवर होते हैं, और फिर शेयर के दाम ऊपर जाते हैं और फिर आप पैसा बना सकते हो। तो मेरा ये मानना है कि 2002 में जो माहौल था कुछ ऐसा है, डिफरेंसेस है, सब कुछ एकदम बराबर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है मुझे कि आज से 10 साल पहले की जो सिचुएशन थी वैसी आ गई है वापस। तो 2012-13 जो है आपको खरीदने का एक मौका दे रहा है आपके अनुसार? मेरे हिसाब से यही मौका है। अगर आप देखो, मैं निफ्टी के लेवल से नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी जो है वो सिर्फ 50 स्टॉक का इंडेक्स है, और वो पोर्टफोलियो वहाँ से नहीं बनाना है। मार्केट में अगर आप देखो तो 1200-1500 स्टॉक ट्रेड होते हैं, तो अगर आप 50 स्टॉक को बाजू में रख दो तो बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ है। तो मेरे हिसाब से अगर आप पूरे मार्केट को देखो तो ये जो है मार्केट वो 5200 निफ्टी जैसा नहीं लग रहा है, ये करीबन 4000 निफ्टी जैसा लग रहा है। तो मेरे हिसाब से इसीलिए ये बहुत अट्रैक्टिव है। मैं आपसे जानना चाहूंगी थोड़ा और जानकारी में कि कहां पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन पहले अगर आप थोड़ा माहौल समझा सके। नतीजों का सिलसिला शुरू हो चुका है, अभी तक जो हमने तिमाहियां देखी उसमें 2012-13 का जो सेकंड हाफ है वो आपको कैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कॉर्पोरेट इंडिया की परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए और उसके कॉन्फिडेंस को ध्यान में रखते हुए? देखो, यहाँ पे दो चीजें हैं। पहली बात यह है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत लो है, तो ये लेवल से सरप्राइज आना ज़्यादा इजी है। जब एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है तो तकलीफ होती है शेयरों को। तो आप अगर देखोगे शेयर मार्केट में अगर अर्निंग्स आती है, खराब अर्निंग्स भी आती है कभी कभी, लेकिन शेयर के दाम ऊपर जाते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशंस लो है, क्योंकि धारणाएं कम थी, और धारणा से अच्छा रिजल्ट आ गया तो आपको शेयर के दाम ऊपर जाते हैं। तो पहली बात यह है कि ज़्यादातर अगर आप देखो अक्रॉस सेक्टर्स, कंज्यूमर को छोड़ के एक्सपेक्टेशंस लो है। दूसरी बात यह है कि जो माहौल बन रहा है और इसमें आई थिंक जो रुपये को जो झटका लगा है इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आप देखो तो रुपया जो 2002 के सन से लेके 2012 तक जो गिरा है
वो एक्चुअली लास्ट 1 ईयर में गिरा है पूरा जी। उसके पहले नहीं गिरा था। तो एक्चुअली आप देखो तो 2002 से 2011 तक रुपी अप्रिशिएट हुआ था डॉलर के सामने। मैं यूएस डॉलर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और एक्चुअली 10% ऊपर गया था, जबकि इंडिया का जो इन्फ्लेशन था वो यूएस से ज्यादा था। तो फ्रॉम एन इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट रुपी को डेप्रिशिएट करना चाहिए था, नहीं तो इंडियन कंपनीज वर लूजिंग कंपेरेटिव एडवांटेज, बट एक्चुअली रुपया ऊपर गया और जो डिफरेंस था वो ऑलमोस्ट 30% का था मेरे हिसाब से। मतलब रुपया 20% नीचे जाना चाहिए था, उसके बदले में 10% ऊपर गया। तो ये जो अभी करेक्शन हुआ है रुपी में, ये कॉर्पोरेट मार्जिन्स के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज इससे क्या होगा कि आपका जो ये करंट अकाउंट डेफिसिट है जो बहुत बढ़ चुका था, 4%, 4.5% हो गया था, वो अभी कम होना शुरू होगा। ऐसा पर इकोनॉमिक ग्रोथ की जहां पर आपने बात की, फिलहाल उसे सपोर्ट करने के लिए डोमेस्टिक टर्फ पर आपको क्या क्या एक्शन दिख रहा है? क्योंकि एक तरफ है आपका सेंट्रल बैंक जो कि कहता है कि इन्फ्लेशन पर भी काबू करना है, तो ग्रोथ पे थोड़ी अगर लगाम लगानी पड़े तो वो मंजूर है, इन्फ्लेशन बड़ा मुद्दा है इसके मुकाबले। दूसरी तरफ है आपके पास सरकार जिसके इतने अलग अलग पहलू हैं कि वहां पर एक जो पॉलिसी पे एक्शन है वो थोड़ा सा बैकसीट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो आप ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि फिलहाल बिल्कुल हल्की रहेगी या फिर देयर आर सम स्टेप्स जिससे कि इसे बढ़ावा मिलेगा? मेरा मानना है कि नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर के लिए ग्रोथ का सिचुएशन है वो हल्का ही रहेगा, ज़्यादा एक्सेलरेशन नहीं आएगी। 6-6.5% का जो हेडलाइन ग्रोथ है उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है होगा, कम भी हो सकता है, बिकॉज यूरोप का क्या सिचुएशन होगा ये पता नहीं है, वो बाद में हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि उसका भी एक इम्पैक्ट आएगा। ये आइसोलेशन में इंडिया की बात नहीं है, बट जहाँ तक सिचुएशन का सवाल है, मैं एक्चुअली फोकस कर रहा हूँ एक इकोनॉमिक वेरिएबल पर जो है मनी मल्टीप्लायर। तो आरबीआई पैसा प्रिंट करती है और फिर वो मल्टीप्लाई होके इकोनॉमी में जाती है। तो इंडिया का जो मनी मल्टीप्लायर है वो 5 के ऊपर है, और अगर आप देखो वेस्टर्न वर्ल्ड में तो मनी मल्टीप्लायर बहुत कम है, क्योंकि उनका जो अंडरलाइंग इकोनॉमी एक्टिविटी है बहुत वीक है। यहाँ पे एक्चुअली अंडरलाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी भी ठीक ठाक है। प्रॉब्लम्स है हमारे, वो तो जरूरी है, प्रॉब्लम्स है हमारे, जैसे आप बोलो इन्वेस्टमेंट में, लेकिन इकोनॉमिक कोलैप्स नहीं हो गया हमारा। तो ठीक है, इकोनॉमी इज ओके, इट इज नॉट इन अ बैड स्टेट एज सच। अब सरकार को थोड़ी पॉलिसी करनी है, और मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है। अब 2011 में अगर आप देखो तो जो चेंज था वो नेगेटिव था, अब थोड़ा सा पॉजिटिव होने लगा है। जैसे कोल में थोड़ा काम हुआ है, बहुत काम बाकी है, पावर सेक्टर में थोड़ा हो रहा है, एफडीआई इन रिटेल में थोड़ा सा प्रोग्रेस हो रहा है। अगर सब्सिडी कम कर दी सरकार ने तो आई थिंक पॉजिटिव प्रोग्रेस होगा, तो उस पर ग्रोथ पे थोड़ा पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। और अगर ऐसा हुआ तो आई थिंक आरबीआई भी रेट्स कम करेंगे और फिर आपको थोड़ा वहां से भी रिलीफ मिलेगा। रिदम देसाई इस वक्त काफी एक बुलिश मोड में है अगर आप पैसा लगाने की सोच रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्या खतरे हैं? जैसा उन्होंने जिक्र किया कि यूरोप से अभी भी काफी गूंज भारतीय बाजारों में हमें रोज सुनने को मिलती है। और जानकारी लेंगे, विचार लेंगे उनके ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर आप हैं मार्केट लीडर रिदम देसाई के साथ, जो कि है मैनेजिंग डायरेक्टर मॉर्गन स्टैनली इंडिया की। और रिदम इस वक्त बाजार पर भारतीय निवेशकों के नजरिए से काफी बुलिश हैं। रिदम, लेकिन जैसा कि हम इससे पहले बात कर चुके हैं, आपने कहा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की स्थिति बेहतर है, जो माहौल बन रहा है वहां पर आपको मार्जिन्स कंपनियों के बेहतर होते दिखाई देते हैं। क्या इस वक्त आज की तारीख में भारतीय बाजार इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को भी आकर्षक दिखाई दे रहे हैं, या फिर कोई और है हमसे बेहतर उनके पैसे के लिए? नहीं, एक्चुअली अगर ये साल देखा जाए, 2012 की बात कर रहा हूँ मैं, 11 में बहुत ही बुरा था। इंडिया फिनिश्ड एज द 3rd वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन द वर्ल्ड। ओके, और ये इंडिया की लास्ट 5-6 साल से यही सिचुएशन रही है। 2007 में टॉप 3 थे हम लोग, 2008 में बॉटम 3 थे, 2009 में टॉप 3 हो गए वापस, 2010 में कहीं पे थे, मतलब ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, 2011 में वापस बॉटम 3 हो गए। तो इंडिया या तो टॉप 3 होता है या तो बॉटम 3 होता है। और साल की शुरुआत में हमने इस पे बहुत रिसर्च किया था कि क्यों ऐसा हो रहा है।
तो ज़्यादातर इसमें ऐसा इसलिए हो रहा है, मेरा मानना है कि ये जो ग्रीड फेयर साइकिल का जो एकदम डिफरेंस आ रहा है इंडिया में, आई थिंक उसका लेना देना है वैल्यूएशंस के साथ। अगर आप देखो ये हर एक साल में हम लोग वैल्यूएशन एक्सट्रीम्स बहुत हिट हो रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत जल्दी से ऑप्टिमिज्म आ जाता है और फिर बहुत जल्दी से पेसिमिज्म आ रहा है। इसमें दोष इंडिया का भी है, मतलब इंडियंस का भी है। अगर आप देखो तो इंडियंस के पोर्टफोलियो में आज एक्विटीज का बिल्कुल कोई पोजीशन ही नहीं है। वो इतने थके हुए हैं एक्विटीज से कि 3 या 4% से ज़्यादा टोटल इंडिया में पोर्टफोलियो होल्डिंग ही नहीं है। हम लोग खरीद रहे हैं सोना, हम लोग खरीद रहे हैं बॉन्ड्स, हम लोग खरीद रहे हैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स, हम लोग एक्विटीज खरीदना ही बंद कर दिया। हम लोग सब बेच के फॉरेनर्स को दे दिया है। तो फॉरेनर्स का ऐसा है कि उनके पास तो बहुत सारी चॉइसेस है, तो जैसे ही कोई अच्छा दूसरा मार्केट हो जाता है वो फिर इंडिया को बेच के दूसरे मार्केट में चले जाते हैं। तो ये वॉलेटिलिटी आ गई है और इस वॉलेटिलिटी के कारण यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और भी सिकुड़ रहा है। तो ये एक विशेष सर्कल हो गया इंडिया के लिए और इसमें से हमें बाहर निकलना है, लेकिन ये तो लॉन्ग टर्म की बात है। रही बात फॉरेनर्स की, उनको आई थिंक ये साल इंडिया ठीक ठाक लग रहा है, थोड़ा सा बेटर लग रहा है। मार्केट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है एक्चुअली कंपेयर टू अदर मार्केट्स। हम लोग इफ आई रिमेंबर करेक्टली 6th या 7th पोजीशन पे अभी ये साल, तो हम लोग वो वापस वो टॉप 3 में जा रहे हैं। और अगर सेकंड हाफ अच्छा रहा तो आई थिंक वो टॉप 3 टॉप 4 में वापस आ जाएंगे। और अगर आप 2012 के शुरुआत में देखो तो किसी का ये अनुमान नहीं था कि इंडिया टॉप 3 मार्केट हो सकती है, क्योंकि इतना खराब माहौल था दिसंबर में कि गिव अप स्टेज में था। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन उतना हुआ है। तो अभी ये देख के अगर थोड़ा सा पॉलिसी में चेंज आने लगा तो आई थिंक आपको इन्वेस्टर्स वापस आने लगेंगे इंडिया में। जो फिलहाल आप यूरोप में देख रहे हैं, स्पेनिश सिचुएशन जो है, ग्रीस में जो हो चुका, अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आ रहे हैं और उसके जाते आगे आखिरी तिमाही में इस साल की जिस तरीके की आपको लगता है कि स्पेंडिंग होगी या सिकुड़ सकती है, इस सब के चलते क्या असर आपको लगता है कि शेयर बाजार पर आएगा? क्योंकि आपने कहा कि यहाँ पर इनहेरेंट तो काफी स्ट्रेंथ्स दिख रहे हैं फिलहाल। नहीं, 2012 का सेकंड हाफ और 2013 कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। काफ़ी चैलेंजेस हैं। आपने वो सही बात बोली, अमेरिका में फिस्कल क्लिफ आ रहा है जैसे हम कहते हैं, वो डेफिसिट उनको कम करना है। अगर उन्होंने डेफिसिट कम किया तो उनका ग्रोथ भी कम होगा। यूरोप का अगर आप सिचुएशन देखो तो मेरे हिसाब से बहुत ही ख़राब है। अब यूरोप में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है फिर वापस ख़राब होता है। वहाँ पे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, उन्होंने बहुत कर्ज ले लिया है तो, और उनके पास इनकम अभी उतना ग्रोथ नहीं है, तो एक बहुत बड़ा डेट रिस्ट्रक्चरिंग करना है उनको, तो उसमें काफ़ी पेन होगा। ये कुछ जापान में जो सिचुएशन था 90 के साल में, कुछ ऐसा ही है। और मार्केट्स को उस वक्त अगर आप देखो पीछे तो 2-3 साल लगे थे सब डाइजेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पे भी वो टाइम समय लग सकता है। अभी 2 साल तो हो गए, बट आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर और 1-2 साल लग जाए यूरोप को डाइजेस्ट करते करते, क्योंकि यूरोप बहुत बड़ा है। तो सिचुएशन यूरोप में गंभीर है। अमेरिका की सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है। आई थिंक चाइना में थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। चाइना में बहुत मेहनत कर रहे हैं वो लोग इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, और वहाँ पे आई थिंक हम लोग देख रहे हैं थोड़े रेट्स कट हो रहे हैं और उनकी करेंसी अप्रिशिएट हो रही है, तो कंजम्पशन उन्होंने वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। लेकिन अगर आप देखो ज़्यादातर ग्लोबल एनवायरनमेंट में बहुत जूस नहीं है। क्या आपको लगता है कि फेडरल रिजर्व अपना जो और ईजिंग का पैकेज है वो लेके आएगा और उससे हमारी तबीयत पर बहुत ज़्यादा असर दिखाई दे सकता है या नहीं? एक्चुअली एक्सपेक्टेशन ये था कि जून में आ जाता, लेकिन आया नहीं। और मुझे लगता है अभी चांसेस कम होते जा रहे हैं, जैसे उनकी प्रेसिडेंट इलेक्शन नज़दीक आ जा रही, तो आई थिंक वो चांसेस कम हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी डेटा काफ़ी मिक्स्ड है। रिसेंट जो डेटा है तो थोड़े थोड़े इंडिकेटर्स बेटर हो रहे हैं, थोड़े कम अच्छे हैं, तो उनको भी ज़्यादा दे आर नॉट श्योर कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बट इवेंचुअली आई थिंक उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी अमेरिका में अभी भी रिकवर नहीं हुई है। एक्चुअली अगर आप देखो तो जो रिसेशन आया था 2008 की साल में, वहाँ से जो रिकवरी हुई है पिछले 100 सालों में सबसे वीकेस्ट रिकवरी है वो, गिवन द एक्सटेंट टू विच इट फेल इन 2008। तो अमेरिका की इकोनॉमी भी अभी टाइम लगेगा। आई थिंक उनको अभी उनकी प्रॉब्लम यूरोप जितनी गंभीर नहीं है, लेकिन उनकी भी यहाँ थोड़ी सिचुएशन ऐसी है कि कंज्यूमर के पास बहुत कर्ज है,
तो कंजम्पशन स्पेंडिंग नहीं हो रहा है, सरकार के पास बहुत कर्ज है, वहां पे सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर एकदम मजे में है। तो अगर आप देखो तो शेयरों के दाम ठीक ठाक है क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर का सिचुएशन ठीक है। तो यानी कि मार्केट लीडर रिदम देसाई ये समझाते हुए कि हमारी जो परेशानियां हैं वो बाकी विश्व के मुकाबले कहीं ज्यादा सरल सीधी हैं, हमारी सिचुएशन कहीं बेहतर है। तो इन्वेस्टर्स के लिए, भारतीय इन्वेस्टर्स के लिए खास तौर पर ये वक्त है कि थोड़ा सा हौसला बढ़ाएं और अपनी ही शेयर बाजार में थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ उतरें। कैसे, रिदम देसाई से जानेंगे मार्केट लीडर्स पर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप हैं मार्केट लीडर्स के साथ CNBC आवाज पर, जहां पर हम बातचीत कर रहे हैं रिदम देसाई से, मैनेजिंग डायरेक्टर मॉर्गन स्टैनली इंडिया के। ये बताइए कि इस वक्त इन्वेस्टमेंट का माहौल आपने काफी क्लियरली बता दिया कि आप बुलिश है, वहां पर गुंजाइश दिखाई देती है, लेकिन कैसे अपने स्टॉक्स चुने? क्या आप सेक्टर की एक अप्रोच ले सकते हैं, रेट सेंसिटिव या फिर कंजम्पशन स्टोरी के बेसिस पे, या डिफेंसिव सेक्टर्स को की तरफ से बांट सकते हैं, या फिर आपको बिल्कुल चुनिंदा जाना पड़ेगा और होमवर्क करके यू हैव टू बी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक? नहीं, मेरा ये आज की अप्रोच स्टॉक स्पेसिफिक है। हम लोग के पास इंडिकेटर्स जो हमको बताते हैं कि कब सेक्टर स्पेसिफिक होना है, कब स्टॉक स्पेसिफिक होना है। ये जो हमारा इंडिकेटर है आज एक्चुअली ठीक बीच में खड़ा है, स्टॉक और सेक्टर के बीच में है, तो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं है। हम लोग का अप्रोच लास्ट 18 महीने से स्टॉक पिकिंग का ही था, तो हम लोग वही अप्रोच पे अभी भी है। मुझे लगता है हर एक सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है, तो आपको हर एक सेक्टर में अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे। आप डेफिनेटली वैल्यूएशंस पे ध्यान देना चाहिए, ज्यादा महंगे स्टॉक्स नहीं खरीदने चाहिए, ज्यादा सस्ते भी नहीं खरीदने चाहिए, बट रीजनेबल वैल्यूएशंस वाले स्टॉक्स खरीदने चाहिए जहां पे आपको मैनेजमेंट रीजनेबल लगो, बैलेंस शीट रीजनेबल हो। तो ये अगर आप अप्रोच रखोगे तो आई थिंक इट्स अ गुड अप्रोच। लेकिन स्टॉक सिलेक्शन का अप्रोच है, मैं ये नहीं मानता हूँ कि एक सेक्टर में डाल दो पैसा, दूसरे में मत डालो, ये आज का माहौल नहीं है। आएगा, जरूर आएगा, एक समय आएगा जब आप बैंक ज्यादा खरीदने चाहोगे, जब आप इंडस्ट्रियल ज्यादा खरीदने चाहोगे, जब आप कंज्यूमर नहीं खरीदने चाहेंगे, लेकिन वो माहौल अभी तक आया नहीं है। वो आएगा जब मैक्रो एकदम ठीक ठाक हो जाएगा एंड वो फिर डायरेक्शन आता है, देन वो डायरेक्शनल कॉल आप ले सकते हो। रिदम, आपने कहा कि आप स्टॉक स्पेसिफिक जा सकते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ पर आपकी नज़र इस वक्त पड़ रही है? क्योंकि आपने कुछ इंटरव्यू के दौरान बातें बताई, जैसे कि आपको लग रहा है कि यहाँ पर कंज्यूमर स्टोरी जो है हमारी वो अच्छी खासी है, यहाँ पर ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स हैं, कुछ कॉर्पोरेट्स ऐसी हैं जहाँ पर आपको मार्जिन्स भी बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। तो आपका फिलहाल जो पॉइंटर है वो किस ओर ज्यादा है? मतलब आपका पूछना ये सेक्टर्स के हिसाब से? सेक्टर्स के हिसाब से, या फिर आप कहेंगे कि अक्रॉस सेक्टर्स जो आपका? अक्रॉस सेक्टर्स ठीक लग रहा है, कंज्यूमर में भी अच्छे स्टॉक्स हैं। अगर आप देखो तो कंज्यूमर सेक्टर्स के सब सेक्टर्स जो है, मीडिया में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मीडिया सेक्टर, आई थिंक मीडिया में एक स्ट्रक्चरल स्टोरी बिल्ड हो रही है। पॉलिसी एक्चुअली मीडिया में काफ़ी ठीक ठाक हो रही है, तो वहाँ पे आई थिंक कंपनीज को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। और आप देखो कि मीडिया कंपनीज की जो अर्निंग्स हैं वो मार्केट के अनुमान से ज़्यादा अच्छी आएंगी, तो वहाँ पे अच्छा लग रहा है। आई थिंक सिलेक्टिवली अगर आप देखो तो ऑटोज में भी ठीक ठाक है। कंज्यूमर स्टेपल्स में स्टॉक्स थोड़े महंगे हो गए, लेकिन वहाँ पे भी आपको ठीक ठाक स्टॉक्स मिल जाएंगे, स्पेशली मिड कैप्स में जो मीडियम साइज कंपनीज है, वहाँ पे भी कंज्यूमर स्टेपल्स में काफ़ी अच्छा ग्रोथ है और वैल्यूएशंस ठीक ठाक है। बैंक्स भी अच्छे लग रहे हैं आई थिंक सिलेक्टिवली। थोड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स में स्ट्रेस लग रहा है। उनका जो सिचुएशन है आज ये ऐसा है कि उनके यहाँ थोड़ा NPL फॉर्मेशन है, बैड लोन्स उन्होंने इकट्ठे कर दिए, तो उनकी जो अर्निंग्स है थोड़े दे मे नॉट बी गुड फॉर अ वाइल, बट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आई थिंक ठीक ठाक कर रही हैं, तो बैंक्स में भी अच्छे हैं। तो अगर आप देखो तो काफ़ी सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आई वुडंट सिलेक्ट एनी पर्टिकुलर सेक्टर। मुझे टेक्नोलॉजी अच्छा लग रहा है, आई थिंक वहाँ पे थोड़ा सेंटिमेंट डिप्रेस्ड है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि टेक कंपनीज का जो सिचुएशन है वो बुरा हो गया है, अर्निंग्स खराब आने वाली है, तो ये अच्छा एक एनवायरनमेंट है जहाँ पे इन्वेस्टर 1-2 साल का व्यू लेके नहीं, वैल्यूएशंस तो बहुत सारी टेक कंपनीज में आप देखो 10 साल के लो पे है,
तो काफी सारी टेक कंपनीज आप आज आपको 12-13 पी मल्टीपल पे मिल रही है। तो मेरे हिसाब से ये मल्टीपल पे ले लेना चाहिए इन्वेस्टरों को। 1 साल 2 साल का व्यू रखो, आई थिंक यू विल गेट गुड रिटर्न्स। एंड जो आपने जिक्र किया बैंक्स, ऑटो, एफएमसीजी, उसको किसी तरीके से आप किस रैंक्स पे रखेंगे? देखो रैंक्स तो आई थिंक डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जो हम कहते हैं, तो मीडिया, ऑटोज, फिर टेक्नोलॉजी और फिर उसके बाद बाकी सब आएंगे। बट ये आई थिंक दीज 3-4 सेक्टर्स सबसे अच्छे लग रहे हैं मुझे। चलिए ये बात तो क्लियर हो गई कि आप काफी बुलिश हैं भारतीय बाजारों पर कॉशियस बुल के एब्सोल्युटली बुलिश? रिदम देसाई अपने आप को क्या मानते हैं फिलहाल? सी मेरे हिसाब से वॉलेटिलिटी रहेगी बाजार में, बिकॉज जैसे हमने बात की, यूरोप का सिचुएशन ठीक नहीं है। यहाँ पे भी सरकार को थोड़ा काम करना है। वो काम में अगर देरी हो गई तो वॉलेटिलिटी आएंगी। तो आपको अगर वो वॉलेटिलिटी आप सहन कर सकते हो तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट पुटिंग मनी टू वर्क। बट एक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी होता है, पूरा पैसा एक दिन नहीं लगाना चाहिए, आपको स्लोली लगाना चाहिए। आई थिंक 3-4 साल में पीपल विल लुक बैक एंड से दैट वाज द ईयर टू इन्वेस्ट। 2002 के बारे में भी ऐसे ही लोगों ने कहा। 2005-06 में ऐसा लगा कि 2002 में अगर मैंने शेयर खरीदे होते तो आज बहुत पैसा बनता। तो मुझे लग रहा है ऐसा ही लगेगा 2-3 साल के बाद, लेकिन लग रहा है मुझे कि ये माहौल ठीक है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आपके क्वेश्चन का जवाब ये रहेगा कि मैं बहुत बुलिश हूँ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। तो रिदम देसाई कहते हुए कि वो फिलहाल बहुत बुलिश हैं और साथ ही साथ सभी इन्वेस्टर्स को ये कहते हुए कि आगे जाते हुए कुछ सालों में मुड़ के देखकर ये रंजिश रखनी के काश उस वक्त पैसा लगाया होता। उससे बचने के लिए इस वक्त हिम्मत कीजिए, थोड़ा सा होमवर्क करिए और शेयर बाजार में अपना जो पोर्टफोलियो है उसे दुरुस्त बनाइए। ये थे मार्केट लीडर रिदम देसाई, एमडी मॉर्गन स्टैनली के CNBC आवाज के साथ।